हम लोगों ने भाग 1 इसका देखा था और इसका पार्ट 2 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र अध्याय 1 का देखना है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान दें, जैसे यदि कोई चुंबक रखा हो तो हम यह देखते हैं कि चुंबक के आसपास कुछ दूरी तक यदि लोहे की कील लाई जाती है तो चुंबक उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्थात जब चुंबक के समीप कुछ दूरी तक एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां लोहे की कील जब लाई जाती है तो चुंबक द्वारा उस पर आकर्षण बल लगता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग वैद्युत क्षेत्र को भी समझेंगे। तो चुंबक के चारों तरफ कुछ ही दूरी तक इस प्रकार का क्षेत्र होता है जहां पर लोहे की कील को लाकर रखने पर चुंबक के द्वारा उस पर एक आकर्षण बल लगता है। चुंबक से अत्यधिक दूरी पर अगर हम लोहे की कील को रखते हैं तो चुंबक उससे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है, चुंबक द्वारा उस पर कोई आकर्षण बल नहीं लगता है। यानी चुंबक के आसपास उसके चारों ओर कुछ दूरी का रेंज होता है, उसी रेंज में चुंबक के द्वारा आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग वैद्युत क्षेत्र को समझने जा रहे हैं। यदि कोई आवेशित कण के समीप, जैसे कि हमने चुंबक के समीप देखा था लोहे की कील लाकर रख रहे थे, ठीक उसी आधार पर यदि देखा जाए तो यदि किसी आवेशित कण के समीप कोई दूसरा आवेशित कण लाकर रखा जाता है तो दोनों के बीच एक आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि दो आवेशों के बीच सदैव एक बल कार्य करता है। दो बिंदु आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल कार्य करता है या फिर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसको कि आपने पिछले वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर हमने यह देखा कि जब किसी आवेशित कण के समीप कोई अन्य आवेशित कण को लाकर रखा जाता है तो उन दोनों कणों के बीच या तो आकर्षण बल कार्य करता है या तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो एक आवेशित कण के चारों ओर कुछ ही दूरी तक यह क्षेत्र होगा जिसमें कोई अन्य आवेशित कण लाकर रखने पर उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह एरिया, किसी आवेशित कण के चारों ओर का उतना क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित कण लाकर रखने पर उस पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यानी वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। वैद्युत आवेश में हम जानते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। वैद्युत आवेश यदि कहा जाता है तो उसमें वे दोनों आ जाते हैं, धनावेश भी और ऋणावेश भी। तो किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित कण लाकर रखने पर उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। किसी वैद्युत आवेश के, वैद्युत आवेश का मतलब क्या है? धन आवेश या ऋण आवेश। तो किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाकर रखने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये एक भौतिक राशि है जिसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। हम यहाँ लिख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपान क्यू जीरो। तो सबसे पहले यह जाने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा जानने से पहले यह जाने कि सूत्र में एफ का क्या तात्पर्य है, क्यू जीरो का क्या तात्पर्य है। हम जानते हैं कि दो आवेशों के बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ एफ क्या है? आवेशित कण पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है। और क्यू जीरो को हम कहते हैं परीक्षण आवेश। जैसे आप लोग जानते हैं कि आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो एक नया शब्द आ गया, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या है? आवेश को तो क्यू से प्रदर्शित करते हैं और परीक्षण आवेश को क्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण आवेश क्या है? आवेश तो क्यू जानते हैं आप, लेकिन परीक्षण आवेश क्या है? तो यदि किसी आवेश को कहीं से ला करके किसी बिंदु पर जब रखा जाता है तो उस लाए जाने वाले आवेश को हम लोग परीक्षण आवेश के नाम से जानते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। जिस आवेश को हम लेकर आते हैं किसी बिंदु पर रखने के लिए उसे हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं, क्यू जीरो से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एफ क्या है? दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। और क्यू जीरो क्या है? परीक्षण आवेश। तो हम आते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो ध्यान दें जरा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, यहाँ एफ क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण रखा जाता है तो उस आवेशित कण पर एक बल लगता है और वह बल जो होता है वह आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। तो यह क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेशित कण पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। और क्यू जीरो क्या है? परीक्षण आवेश। जब किसी परीक्षण आवेश क्यू जीरो को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस परीक्षण आवेश क्यू जीरो पर एक बल लगेगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यदि परिभाषा बनाना है, जानना है इसकी परिभाषा, तो हमें सर्वप्रथम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला याद होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान क्यू जीरो होता है और इसी बेस पर हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। किसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? किसे कहते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल और परीक्षण आवेश क्यू जीरो के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से निरूपित करते हैं। उस बिंदु पर इसलिए कहा गया है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा, उस वैद्युत क्षेत्र में बहुत सारे बिंदु पाए जाएंगे और हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होता है, इसका जो मान होता है वह अलग अलग होगा, बराबर नहीं होगा। इसलिए जिस बिंदु पर परीक्षण आवेश रखा जाएगा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यह कहा जाएगा। तो यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो इसी से परिभाषा बनेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान क्यू जीरो से। किस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बनेगा? तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। F का मतलब होता है कि यहाँ F का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल एवं परीक्षण आवेश क्यू जीरो के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से निरूपित करते हैं। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। सूत्र के अनुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा F के लिए न्यूटन लिया जाएगा और
Q0 आवेश है तो कूलाम लिया जाएगा। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का यदि बीमा ज्ञात करना हो तो F की बीमा लिखा जाएगा, बल की बीमा लिखा जाएगा mL/-2 और Q0 आवेश है तो आवेश का बीमा हो जाता है AT। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने बीमाओं को पढ़ा है, तो यह हो जाएगा mL/-2 है और यह ऊपर जाएगा तो -1 होगा, यानी -3 हो जाएगा। और A भी ऊपर जाएगा तो A पर -1, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होता है mL/-3 पर -3 A पर -1। इस प्रकार हम लोगों ने देखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंबल क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और बीमा क्या होता है। तो एक बार देखा जाए पुनः इसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से निरूपित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा mL/-3 पर -1 होता है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। तो ध्यान दें थोड़ा, जहां वैद्युत क्षेत्र 10th में आप लोगों ने पढ़ा है कि जहां वैद्युत क्षेत्र रहता है वहां पर वैद्युत बल रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। अभी आपने देखा, तो जहां वैद्युत क्षेत्र होता है वहीं पर वैद्युत बल रेखाएं खींची जा सकती है। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स एक भौतिक राशि है। वैद्युत फ्लक्स एक भौतिक राशि है और इसे हम फाई से निरूपित करते हैं। इसकी परिभाषा को जानने के लिए, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा को जानने के लिए थोड़ा ध्यान दें। तो जब किसी आयताकार प्लेट को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस आयताकार प्लेट के आर पार भी कुछ वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं। जैसे कि जहां वैद्युत क्षेत्र रहता है वहां हम वैद्युत बल रेखाएं खींच सकते हैं। 10th में भी आप लोगों ने वैद्युत बल रेखाएं देखा था। तो जहां पर वैद्युत क्षेत्र होता है वहां वैद्युत बल रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र में एक क्षेत्रफल वाला एक आयताकार तल, एक आयताकार प्लेट वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो वैद्युत क्षेत्र में तो बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, तो उनमें से जितनी वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में स्थित इस तल से लंबवत गुजर रही होंगी, लंबवत, यह देखा जाए इस चित्र में तो जो ये वैद्युत बल रेखाएं दर्शाई गई है वह इस तल के लंबवत है, इस तल के लंबवत है। तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं खींची जा सकती हैं। जहां वैद्युत क्षेत्र रहता है वहां पर वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में ये एक तल रखा गया है और इस तल को रखेंगे जब, तो हम देखेंगे कि जो वैद्युत बल रेखाएं वहां पर है उनमें से तमाम वैद्युत बल रेखाएं ऐसी होंगी जो इस तल के लंबवत आर पार गुजर रही होंगी। तो इस तल के लंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी उसी को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, फाई से निरूपित करते हैं। यानी वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से, हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जहाँ होगा वहाँ वैद्युत बल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर जब वैद्युत क्षेत्र अगर है तो वहाँ वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी और जब हम उस वैद्युत क्षेत्र में जब कोई तल, जब कोई प्लेट रखेंगे तो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उनमें से कुछ वैद्युत बल रेखाएं ऐसी होंगी जो इसके आर पार गुजरेंगी, तो इसके आर पार लंबवत गुजरेंगी। तो लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होगी उसको वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। जैसे
मान लीजिए कि यह एक आयताकार प्लेट है, मान लिया जाए कि वह ए क्षेत्रफल का कोई तल है, और जब इसको वैद्युत क्षेत्र में रखा गया तो इसके आर पार लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या यदि 20 है तो वैद्युत फ्लक्स का मान 20 वेबर होगा। वेबर उसका मात्रक होता है जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो अगर इसके आर पार लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अगर 20 है तो वहाँ वैद्युत फ्लक्स 20 वेबर कहा जाएगा। अगर इसके आर पार लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या 12 है तो 12 वेबर वैद्युत फ्लक्स कहा जाएगा। और अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थित इस तल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या 9 है तो वहाँ 9 वेबर वैद्युत फ्लक्स कहा जाएगा। यानी वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ध्यान दें इस बात को बता रहा हूं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से, ये क्षेत्रफल का कोई तल है जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को इस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस तल से बद्ध क्यों कहा गया, क्योंकि अगर यह प्लेट या तल कम क्षेत्रफल का होगा तो इसके आर पर लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होगी, और जब इसका क्षेत्रफल अधिक होगा तो इसके आर पर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी। यानी तल के क्षेत्रफल के अनुसार इसके लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अलग अलग होंगी, इसलिए इस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह कहना यहाँ उचित होगा। तो एक बार पुनः बातों पर गौर करें, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को इस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को फाई से निरूपित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को इस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से निरूपित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, पहली बात कि वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि, और अभी अभी आप लोगों को बताया गया है कि इसका मात्रक वेबर होता है। वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह वेबर होता है। तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है यह E इंटू ए, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और तल के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत फ्लक्स को फाई से निरूपित करते हैं। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और तल के क्षेत्रफल A के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान दे जरा, सेकंड फिगर पर आप लोग ध्यान देंगे। यदि वैद्युत क्षेत्र तल पर खींचे गए लंब के साथ थीटा कोण बनाती है, ये वैद्युत बल रेखाओं को ही हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। यदि वैद्युत क्षेत्र तल पर खींचे गए लंब से थीटा कोण बनाती है तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर बी ए कास थीटा हो जाता है। अब यहाँ से हम इसका मात्रक भी बना सकते हैं, ई का मात्रक और ए का मात्रक। इसके लिए न्यूटन प्रति कूलम और इंटू मीटर स्क्वायर, किंतु इस मात्रक को वेबर कहा जाता है। यहाँ से जो मात्रक मिलेगा न्यूटन प्रति कूलम और इंटू मीटर स्क्वायर, इसे हम लोग एक शब्द में वेबर कहते हैं, तो यह वेबर हो जाएगा। बीमा की यदि बात की जाए तो यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का बीमा रखेंगे और ये जो क्षेत्रफल है उसकी बीमा हम रखेंगे, तो बीमा भी इसकी मिल जाएगी।
यह हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा, और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का बीमा यल स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो m, और यल स्क्वायर है तो 2 घात यहाँ हो जाएगा और एक यह है 3 हो जाएगा, और a पर -3 और a पर -1 इसका बीमा हो जाएगा। यानी वैद्युत फ्लक्स किससे कहते हैं, एक बार वैद्युत फ्लक्स को रिवीजन किया जाए, फिर चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से निरूपित करते हैं, इसे फाई ई से निरूपित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं तल के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि जिसका मात्रक वेबर होता है और बीमा ml³ t पर -3 a पर -1 होता है। वैद्युत फ्लक्स का व्यापक सूत्र है फाई p बराबर VA cos थीटा। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए थोड़ा। मान लिया जाए 2 आवेश हैं, दोनों आवेश बराबर, इसीलिए हम दोनों को क्यों लिखते हैं। अगर बराबर नहीं होता तो यहाँ Q1 और यहाँ Q2 लिखते, यहाँ दोनों जगह क्यों लिखने का तात्पर्य है कि दोनों आवेश बराबर है, लेकिन एक ऋण आवेश और एक धन आवेश, यानी यहाँ पर 2 बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश दिए गए हैं। माइनस प्लस का मतलब विपरीत प्रकार का आवेश, ऋण आवेश और धन आवेश। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम है। इस दूरी को मान लिया जाए 2l से प्रदर्शित कर दे रहा है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l माना गया। तो यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि दोनों जगह क्यों लिखा हुआ है, यानी दोनों बराबर आवेश है, और एक माइनस में एक प्लस में, यानी विपरीत प्रकार का आवेश है। तो यानी हम यह देखते हैं कि 2 बराबर और विपरीत आवेश है, -q और +q, मतलब 2 बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश दिए गए हैं, जिनके बीच की दूरी बहुत ही कम है, 2l मानी गई है। तो पहले वैद्युत द्विध्रुव को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि निकाय किसे कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक जैसे अनेक वस्तुओं का समूह होता है तो उसे हम निकाय का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि गैस सिलेंडर, 2 या 2 से अधिक गैस सिलेंडर को जब एक पास हम रखेंगे तो वह समूह हो जाएगा। समूह को हम लोग फिजिक्स में निकाय के नाम से जानेंगे। 2 या 2 से अधिक अगर सिलेंडर एक पास रखा जाता है तो एक निकाय की रचना होती है। वैसे ही ठीक 2 आवेश है या 2 से अधिक आवेश अगर एक दूसरे के समीप रखा हुआ है तो वह एक निकाय की रचना करता है। फिर हिंदी में हम लोग उसे समूह कर सकते हैं, झुंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फिजिक्स की भाषा में हम उसको निकाय के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि -q और प्लस यानी 2 आवेश है जो एक दूसरे के समीप, बिल्कुल समीप रखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर निकाय कर सकते हैं। इसको 2 आवेशों से बना एक निकाय हम इसे कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या है कि -q और +q है, यानी 2 बराबर और विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना एक निकाय। यहाँ पर -q और +q, इसका मतलब 2 बराबर q और q, यानी 2 बराबर माइनस और प्लस यानी विपरीत प्रकार के, -q है +q है, यानी 2 बराबर और विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना एक वैद्युत निकाय। वैद्युत निकाय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह आवेशों से मिलकर बना है। तो यह एक निकाय, ऐसा निकाय जो 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी अल्प होती है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। जैसे वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल यदि लिया जाए तो HCl, HBr,
KiH2O NH3 CO2 CH4 मेथेन। तो ये वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। देखा जाए हम इसमें चर्चा करते हैं, जैसे मान लीजिए कि HCl, तो यह हो गया HCl में एक हाइड्रोजन का परमाणु है और एक क्लोरीन का परमाणु है। HCl में एक हाइड्रोजन का परमाणु दिखाई दे रहा है और एक क्लोरीन का परमाणु दिखाई दे रहा है। तो मान लिया जाए यह हाइड्रोजन धनायन है और यह क्लोरीन ऋणायन है। इनके जो बीच की दूरी होती है, एक सिरे पर धनायन हाइड्रोजन है और दूसरे सिरे पर, एक सिरे पर धनावेशित हाइड्रोजन आयन है और दूसरे सिरे पर ऋणावेशित क्लोरीन आयन है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन आयनों के जो बीच की यह दूरी होती है वह 10⁻11 मीटर होती है। तो 10⁻11 मीटर, 10⁻11 अपने आप में काफ़ी छोटी राशि है। 10⁻11 मीटर जो है अपने आप में काफ़ी छोटी राशि है। यानी यहाँ हम यह देखते हैं कि यह HCl में हाइड्रोजन क्लोराइड में एक हाइड्रोजन का परमाणु है और एक क्लोरीन का परमाणु है। तो जो इसमें धनावेशित हाइड्रोजन आयन एक छोर पर होता है और दूसरी छोर पर ऋणावेशित क्लोरीन आयन होता है और इसके बीच की दूरी बहुत ही कम है, 10⁻11 मीटर है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, एक ऋण आयन है यानी ऋण आवेश है और दूसरे पर धन आवेश है। जितना ऋण आवेश है उतना ही धन आवेश है, यानी बराबर आवेश है, विपरीत प्रकार का आवेश है और इनके बीच की दूरी भी बहुत कम है। इसलिए हम लोग इसको वैद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। इस सिस्टम को, इस निकाय को, जो कि एक धन आयन और एक ऋण आयन बराबर मात्रा वाले आवेश, बराबर आवेश वाले यह दो आवेशों से मिलकर बना यह जो सिस्टम है, निकाय है, इससे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। यानी यहाँ पर धनावेशित हाइड्रोजन आयन और ऋणावेशित क्लोरीन आयन मिलकर के एक वैद्युत निकाय की रचना करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। इस प्रकार एक बार पुनः देखा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं। ऐसा निकाय जो दो बराबर QQ और विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना हुआ, ऐसा निकाय जो दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी बहुत ही सूक्ष्म होती है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। जैसे HCl, HBr, KiH2O NH3 CO2 CH4 ये सभी वैद्युत द्विध्रुव है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। वैद्युत द्विध्रुव आगम किसे कहते हैं। तो अभी भी आपने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसमें दो आवेश होते हैं, दो बराबर आवेश होते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। तो जो दो आवेश होते हैं उनमें से वैद्युत द्विध्रुव आगम एक भौतिक राशि है जिसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। तो जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसमें क्या होता है, दो बराबर आवेश होते हैं, विपरीत प्रकार के बराबर आवेश होते हैं। तो उन दो आवेशों में से कोई एक आवेश लिया गया, क्योंकि दोनों बराबर आवेश है तो कोई एक आवेश लिया गया, यानी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, दो बराबर आवेश होते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, जिसको कि 2L माना गया है, के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं और इसे P से निरूपित करते हैं। या P बराबर 2QL। इस पर आंकिक प्रश्न भी आप लोगों का लगता है, यानी हमें एक सूत्र दिखाई दे रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से निरूपित करते हैं, अर्थात P बराबर 2QL। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से निरूपित करते हैं।
वैद्युत ध्रुव आवेश सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P का मात्रक सूत्र के अनुसार कूलम्ब इंटू मीटर होता है। और बीमा Q आवेश का बीमा होता है AT और दूरी का L, इसके बीमा होता है AT। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की L दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से निरूपित करते हैं। यह सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम्ब इंटू मीटर होता है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की विमा ATL। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इन 5 हेडिंग के बारे में समझा। इसके पश्चात शेष हम लोग नेक्स्ट भाग 3 के वीडियो में देखेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि नवल एकेडमी के इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरी वीडियो को देखने का प्रयास करें ताकि सारी बातें आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आए। धन्यवाद।